हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यूस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है वेव मोशन। वेव मोशन अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। नीट में तो ये बेसिकली थोड़ा कम इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक ही क्वेश्चन आता है। बाकी ये चैप्टर अच्छा बहुत है, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। मैकेनिक्स का ही सेकेंड पार्ट है, तो मैकेनिक्स का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। हमें एसएचएम का बेसिक आइडिया लग चुका है, तो एसएचएम हमने खत्म कर लिया। एसएचएम खत्म करने के बाद में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वेव मोशन। नीट और जेईई मेंस दोनों जगह पे एक ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता है। हाँ, अगर किसी साल नीट वगैरह में इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए तो टॉपिक्स इतने हैं ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए भी जा सकते हैं, पर अभी तक एक ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ रहा है। आगे बढ़ें, देखें। सबसे पहला टर्म है, हमारे चैप्टर का ही नाम है वेव। अब सवाल ये उठा, वेव है क्या? तो अगर मैं बात करूं, जब मैकेनिक्स पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हम लोग कर रहे थे पार्टिकल के ट्रांसफर करने से। यानी अगर मैं कहूं मुझे एनर्जी का ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करता था, एक पार्टिकल लेता था मास का, इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करता था। जब इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, किसी पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या था, इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आया हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी लेके पार्टिकल हमारा मूव कर गया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो रहा था कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल खुद मूव कर रहा था। वेव भी एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मोड है, एक तरीका ही है। पर ये एनर्जी ट्रांसफर का एक ऐसा मोड है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल है उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो कभी भी एनर्जी का ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हो, लेकिन अगर मीडियम्स के पार्टिकल बिना ट्रांसफर हुए, बिना डिस्प्लेस किए, बिना नेट डिस्प्लेसमेंट के मीडियम के पार्टिकल के अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, वेव कहेंगे। तो वेव भी हमारा कुछ भी नहीं, एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मोड है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है। ये जो तरीका क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंट ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर करना होता था, तो वहां पार्टिकल खुद मूव करता था, पार्टिकल खुद डिस्प्लेस करता था। तो वो डिस्प्लेस करके ही क्या कर रहा था, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था। पर वेव एनर्जी ट्रांसफर का एक ऐसा मोड है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होगा, बट हमारा पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, मीडियम के पार्टिकल का जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर सकते हैं अपने अपनी जगह, पर अपनी जगह को छोड़कर डिस्प्लेस नहीं कर रहे होंगे। तो ये मैंने डिफिनेशन बता दिया है वेव का। अब अगर वेव का डिफिनेशन हो गया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि वेव कैसे क्रिएट किया जाए। मैंने कहा हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बिल्कुल ऐसे सट सट के खड़े हुए, पास पास में खड़े हैं। ये कुछ बंदे हैं, कुछ पर्सन्स हैं जो आपस में पास पास में खड़े हुए हैं ऐसे। एक कोई उनका दोस्त आया जो यहाँ खड़ा था, इसने देखा ये सभी लोग बिल्कुल सट सट के खड़े हुए हैं, सभी पार्टिकल ना, सभी लोग बिल्कुल सट सट के खड़े हैं। तो ये बंदा आया, इस बंदे ने इस इसके जस्ट बिल्कुल एंड वाले बंदे को क्या किया, फोर्स लगाया, पुश किया, इसको डिस्टर्ब किया। तो जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई पीछे से आके ऐसे पुश करे ना मुझे, अगर कोई पीछे से आके ऐसे पुश करेगा, तो मैं क्या होगा, मेरे ऊपर फोर्स आया, मैं डिस्टर्बेंस आया, तो मैं क्या होगा, आगे की तरफ झुकूंगा, मैं इम्बैलेंस होऊंगा। तो जैसे इस बंदे को पुश किया गया, ये क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, क्योंकि अगला बंदा जस्ट इससे सटा हुआ खड़ा है। तो जैसे मैं इम्बैलेंस हुआ, ये बंदा इम्बैलेंस हुआ, अगले को क्या हुआ, इसने फोर्स या एनर्जी ट्रांसफर किया, जिससे ये भी क्या हो गया, अगला बंदा इम्बैलेंस हुआ। ये इम्बैलेंस हुआ, इसने इसके अगले को इम्बैलेंस किया, इसने इसके अगले को इम्बैलेंस किया, इसने इसके अगले को डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, ट्रांसफर किया, इसने इसके अगले को डिस्टर्बेंस ट्रांसफर किया। तो कुछ देर बाद फील ये होगा ना, डिस्टरबेंस जो दिया गया था वो लास्ट बंदे को दिया गया था, वही डिस्टरबेंस लगभग लगभग वो अगले आगे वाले बंदे तक पहुंच ट्रांसफर हो चुका है। यानी लास्ट बंदे को एनर्जी प्रोवाइड किया गया, और वो एनर्जी कुछ देर के बाद में बिल्कुल आखिरी के बंदे को पहुंच चुका है। तो यानी कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आदमी यहाँ से उठकर खुद से एनर्जी ट्रांसफर करने नहीं गया है, फिर भी एक एंड से दूसरे एंड पर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। इसी एनर्जी ट्रांसफर करने के मोड को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, वेव।
और वेव हमेशा कैसा मोशन होगा, वेव में जब भी एनर्जी, वेव के फॉर्म में जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो अगर मैं कह दूं ये डिस्टर्बेंस ट्रांसफर होने में टी टाइम लगा है और यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है ना, तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो हमारा बनेगा वो बनकर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेव का मोशन हमेशा यूनिफॉर्म, वेव हमेशा यूनिफॉर्मली मोशन करते हुए ट्रेवल करेगा और वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक ये मैंने एग्जांपल दे दिया। एक दूसरा एग्जांपल देखें, हमारे पास में वेव क्रिएट करते हैं, एक हमारे पास में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन वगैरह नहीं, स्ट्रिंग फ्री है बिल्कुल। स्ट्रिंग के एक एंड को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब स्ट्रिंग का जो फ्री एंड है ना, इस फ्री एंड को मैंने पकड़ा और मैं इस फ्री एंड को लैटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स था, दूसरा जो एंड फ्री था ना, इस फ्री एंड को मैंने ऐसे पकड़ा और इसको पकड़कर ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा हूं। अच्छा बताना, जैसे मैं स्ट्रिंग को इस मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, इस पार्टिकल को, एंड वाले पार्टिकल को, इसके जस्ट जो सटा हुआ पार्टिकल वो भी इसकी नकल करता हुआ कहाँ आएगा, ऊपर। उससे जो सटा हुआ पार्टिकल है वो भी कहाँ आने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। यानी इसको अगर मैं लगातार ऑसिलेट करना स्टार्ट करूं तो इनके आगे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, नकल करने की वजह से आगे के सारे पार्टिकल क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ टाइम के बाद में मुझे ऐसा फील होगा, अगर मैं कैमरा लूं और कैमरा लेकर अगर स्नैप लूं ना, एक फोटो लूं, तो मुझे कुछ टाइम के बाद में स्ट्रिंग का शेप ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये वेव नहीं है, कई बार हमें कंफ्यूजन रहता है ना, ये वेव नहीं, वेव के ट्रेवल होने से, एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से किसी टाइम पे हमारे जो स्ट्रिंग का शेप है ना, स्ट्रिंग का शेप ऐसा कुछ बनकर आ चुका है। तो ये किसी टाइम पे मैंने स्ट्रिंग का शेप बना दिया। मैं क्या देख पा रहा हूं, मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मैंने ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस किया है ना वो फ्री एंड पे, और कुछ देर के बाद में वही डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, वही डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी को ट्रांसफर कर गया। तो जब कभी भी क्या, कोई भी एक एंड, क्या ये एंड का पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर आगे आया है, नहीं, हर एक पार्टिकल अपने अपनी जगह ऑसिलेट कर रहे थे। उसी ऑसिलेशन की वजह से हमारा एनर्जी या वेव का ट्रांसफर हो गया है। और अगर मैं कह दूं वो डिस्टरबेंस इस एंड तक पहुंचने में टी टाइम लगा है, यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रिंग का लेंथ x है तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वही क्या फार्मूला बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी ऑफ वेव हमेशा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमेशा वेव ट्रेवल करता है, वेव वगैरह का कभी भी एक्सेलरेशन वगैरह नहीं आएगा। ये हमने क्या प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग पे वेव प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग पर वेव हम मैं ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं कह रहा हूं हमारे पास में ये स्पीकर का, ये डीजे का डायाफ्राम है ना, जो डीजे होता है, बादशाह वाला गाना है ना, तो ये हमारे डीजे का क्या है, डायाफ्राम है। तो इस डीजे का डायाफ्राम, जैसे गाना ऑन होगा ये डायाफ्राम क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये हमारा सॉन्ग ऑन हो रहा होगा ना, वैसे ये डायाफ्राम क्या क्या होगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट क्या होगा। और जैसे ये डायाफ्राम ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, देखो जैसे ये डायाफ्राम हमारा ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा ना, एयर के पार्टिकल इस डायफ्राम से क्या है, सटे हुए हैं। तो जैसे ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, एयर के पार्टिकल से क्या होंगे, इससे आके टकराएंगे, और एयर के पार्टिकल से डायफ्राम टकराएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, ट्रांसफर। साउंड भी तो एनर्जी ही है, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, साउंड एनर्जी का। ये पार्टिकल को एनर्जी मिला, ये अब ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा, ये अगले वाले एयर के पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, वो अगले वाले एयर के पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। तो लगातार ऐसे एनर्जी आगे के सभी पार्टिकल, एयर के पार्टिकल एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होंगे। और डीजे में गाना बज रहा है, यहाँ कोई एक स्टूडेंट है जो अपना कान, आंख नहीं है कान है, ध्यान देना, जो अपना कान लगा के बैठा हुआ था, उसके पास में साउंड पहुंचा, उसका माइंड है काम कर रहा, स्टूडेंट है, इसका माइंड वगैरह चल रहा होगा, उसके माइंड ने उस गाने को डिकोड करके वो समझ गया कि ये कौन सा एनर्जी आया, वो एनर्जी साउंड के फॉर्म में है, और वो साउंड का फॉर्म हमारा कौन सा गाना बज रहा है, उस एनर्जी को माइंड ने डिकोड किया, वो गाना वो समझ में आ गया। इस तरह मैं देख पा रहा हूँ साउंड एनर्जी भी, साउंड वेव भी ट्रेवल हो गया है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ। और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए ना जो तीन, ये सभी एग्जांपल देख के मन में एक डाउट आ जाता है। ये सभी एग्जांपल को अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो मुझे इतना समझ में आ गया, अच्छा सर एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वेव के फॉर्म में ना, तो वहां मीडियम का पार्टिकल है। जैसे यहाँ मीडियम के पार्टिकल का काम क्या करे, जो आदमी खड़े हुए थे,
यहाँ मीडियम के पार्टिकल क्या है, जो स्ट्रिंग के छोटे छोटे पार्टिकल है वो मीडियम के पार्टिकल क्या काम कर रहे हैं। यहाँ साउंड वेव के ट्रेवल होने में मीडियम का पार्टिकल क्या है, तो यहाँ एयर के जो पार्टिकल है वो मीडियम के पार्टिकल है। यानी मुझे समझ में आ रहा है, अगर मेरे कान और स्पीकर के डायाफ्राम के बीच में कोई भी मीडियम ना हो, यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर देना, तो कभी भी स्पीकर से निकलने वाला साउंड हम लोग तक नहीं पहुंचेगा, यानी हम लोग वो गाना नहीं सुन पाएंगे। तो ये सब एग्जांपल सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वेव तभी ट्रांसफर हो रहा है जब क्या रहे, मीडियम के पार्टिकल रहे, वो किसी न किसी फॉर्म में रह सकते हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल दिया, पर ऐसा नहीं है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। 12th में एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ऐसा वेव है ना जो वैक्यूम में भी ट्रेवल हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक एग्जांपल जैसे लाइट वेव हो गया, एयर हो मीडियम हो तब तो ट्रेवल करता ही करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। मैं एक लाइन बोल देता हूं ताकि दिमाग में रहे। सवाल ये उठा वो क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से ट्रेवल करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मीडियम की वजह से नहीं प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग 12th में एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को लगातार प्रोड्यूस करता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता रहता है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी क्या कर लेता है, ट्रेवल कर पा रहा होता है। ये हमने बता दिया। यानी ये अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ रहा था कि वेव के ट्रांसफर होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, तो नहीं, वेव का ट्रांसफर होने के लिए कुछ वेव ऐसे होते हैं जिनके लिए मीडियम चाहिए, कुछ वेव ऐसे होते हैं जिनके लिए मीडियम नहीं चाहिए। और अगर मैं इन बातों को और ध्यान से देख रहा हूं तो इसमें मुझे देखो, साउंड वेव में मुझे लग रहा है कि हमारा मीडियम का जो पार्टिकल है ना वो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में हमारे वेव यानी एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया था। पर स्ट्रिंग के केस में मुझे लग रहा है हमारा जो मीडियम का पार्टिकल है, स्ट्रिंग का पार्टिकल, वो ट्रांसफर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में किसका ट्रांसफर हो रहा था, एनर्जी या वेव का। यानी कुछ वेव ऐसे होते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो। कुछ वेव ऐसे भी होते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल उस डायरेक्शन में ट्रांसफर करते ऑसिलेट कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो। कुछ ऐसे वेव भी होते हैं जिसमें मीडियम का पार्टिकल वेव के ट्रेवल होने के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। यानी इसी इन सभी बातों को सुनकर मुझे दिमाग में ये बात आ रहा है कि हमें वेव का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कभी नेसेसिटी ऑफ मीडियम के बेसिस पे कर लेंगे, कभी हम लोग किसके बेसिस पे कर लेंगे, मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन के बेसिस पर कर लेंगे, कभी हम लोग कर लेंगे डायमेंशन, कितने तरीके किस किस डायमेंशन में हमारा वेव ट्रेवल कर रहा है। तो वेव की क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोग वेव का अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इन क्लासिफिकेशन के बारे में मैं सब कुछ बोल रहा हूं, और जो कुछ बोल रहा हूं ना आगे की स्लाइड्स में वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो अभी पहले एक बार आराम से सुन लेना है, फिर आगे की स्लाइड में उसे रीड करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू। वेव का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर किया गया है। सबसे पहला बेसिस हमारे पास में वेव के क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, नेसेसिटी ऑफ मीडियम। क्योंकि अभी अगर तुम ध्यान से सुन रहे थे सभी लोग बातें ना, तो इतना तो समझ में आ गया, कुछ वेव के ट्रेवल होने के लिए मीडियम का नेसेसिटी, मीडियम का रिक्वायरमेंट है, कुछ वेव के ट्रेवल होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सवाल ये उठा, जिन वेव के ट्रेवल होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट हो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। जिन वेव के ट्रेवल होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट ना हो इससे वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, नॉन मैकेनिकल। लिखना वगैरह नहीं है, सिर्फ सुनते रहो, जो बोल रहा हूँ सब लिखा आगे की स्लाइड में, फिर वहां पर देख लेना। अच्छा, नेसेसिटी ऑफ मीडियम के बेसिस पर वेव हमारे कितने टाइप के मुझे दिख रहे हैं, 2 टाइप का। पहला क्या होगा, मैकेनिकल या इलास्टिक वेव, दूसरा होगा नॉन मैकेनिकल या नॉन इलास्टिक वेव। अब सवाल उठा, मैकेनिकल वेव क्या होगा, अगर वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट कंपलसरी हो, यानी बिना मीडियम के वेव ट्रैवल ना कर पाए, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मैकेनिकल। जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा पीछे, साउंड वेव। मैं बोल रहा हूं ना तो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब क्यों, क्योंकि अगर यहाँ एयर का पार्टिकल नहीं होता मेरे और कैमरा के बीच में तो कभी भी ये रिकॉर्डिंग साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा होता। यानी यहाँ पर है साउंड वेव, एयर के पार्टिकल, इसलिए साउंड वेव क्या हो रहा है, ट्रैवल कर पा रहा है। तो कुछ वेव के ट्रैवल होने के लिए, कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे वेव को मैकेनिकल कहेंगे। और जो वेव बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट कर सके, ये नहीं कि मीडियम नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, मीडियम में भी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर मीडियम ना भी हो तब भी अगर वो वेव प्रोपोगेट कर पा रहे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल्स मैंने जैसे क्या दिया, साउंड वेव हो गया,
वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, यही दो इस चैप्टर में पढ़ना, ये दोनों मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी पार्ट हमारे क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को हम लोग इलास्टिक वेव भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल वेव जब भी प्रोपोगेट करता है ना, तो उसमें मीडियम का एक फैक्टर बहुत ही डिफाइनिंग होता है, वो फैक्टर है इलास्टिसिटी का। मीडियम जितना अच्छा इलास्टिक होगा उतना ही आसानी से उसमें मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट हो पाता है। इलास्टिक का मतलब इलास्टिक या डेंसिटी ऑफ मीडियम मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन में इंपॉर्टेंट रोल शो करते हैं, इसलिए ऐसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव को इलास्टिक वेव भी कह देते हैं। ठीक है ना। अब प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रोपोगेशन के बेसिस पर, ये सब पढ़ना इस चैप्टर में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। एनर्जी प्रोपोगेशन के बेसिस पर वेव हमारे दो टाइप के, एक प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा क्या है, स्टेशनरी वेव। जब हम लोग वर्ड सुनते हैं ना प्रोग्रेसिव वेव, तो मन में आया जो लगातार ट्रेवल करता रहे। स्टेशनरी वेव जो ट्रेवल ना करे। अच्छा, जब ट्रेवल ही नहीं करेगा तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान सुनना। प्रोग्रेसिव वेव किसे कहेंगे, अभी डेफिनेशन सुन लो, आगे लिखा हुआ पढ़ लेंगे, फिर आगे धीरे धीरे करके इस चैप्टर में स्टेशनरी वेव का इक्वेशन भी पढ़ना है, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव का भी इक्वेशन पढ़ना। सुन लो, प्रोग्रेसिव वेव क्या होगा, एक ऐसा वेव जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कहीं भी मुझे एनर्जी प्रोपोगेट करना हो, एनर्जी भेजना हो, वेव को ट्रांसफर करना हो, वहां तक भी भेजा जा सके, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, प्रोग्रेसिव वेव। स्टेशनरी वेव में कंडीशन है कि स्टेशनरी वेव हमेशा दो फिक्स एंड के बीच में, स्टेशनरी वेव कैसे क्रिएट होगा ऐसा पढ़ना है चैप्टर में। स्टेशनरी वेव हमेशा दो फिक्स एंड के बीच में ही एनर्जी को प्रोपोगेट करेगा। ये दो फिक्स एंड अगर हमारे पास में ये है ना, तो इनके बीच में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो सकता है, पर इन दोनों फिक्स एंड के आउटसाइड में कभी भी एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होगा, तो ऐसे वेव को हम लोग इसलिए क्या नाम दे देते हैं, स्टेशनरी वेव कहेंगे। तो एनर्जी प्रोपोगेशन के बेसिस पर दो टाइप के हमारे वेव समझ में आ रहे हैं, एक है प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा हमारे पास में क्या है, स्टेशनरी वेव। नेक्स्ट हम लोग देखें, डायमेंशंस के बेसिस पर भी हमारे पास में वेव के कई क्लासिफिकेशन है। पहला क्या हो जाएगा सॉरी, डायमेंशन ऑफ मोशन के बेसिस पर हमारे वेव तीन टाइप के होंगे, वन डायमेंशनल वेव, प्लेनर यानी टू डायमेंशनल, और थ्री डायमेंशनल वेव। वन डायमेंशनल वेव जैसे एग्जांपल मैं दूं, वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जब वेव का ट्रांसफर होगा तो कैसा होगा, वन डायमेंशनल। मैं अगर प्लेनर वेव का एग्जांपल दूं तो देखो, अभी पिछले स्लाइड में स्टार्टिंग में लिखा था रिपल। अगर मैं पाउंड वगैरह है, तालाब वगैरह, उसमें जाके पत्थर मारूं तो जो रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, उनका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, प्लेनर वेव होते हैं। और हमारा थ्री डायमेंशनल वेव जैसे साउंड वेव हो गया, या अगर मैं क्या बात करूं, लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैसे वेव हो जाएंगे, हमारे थ्री डायमेंशनल वेव रहने वाले हैं। तो ये वेव का क्लासिफिकेशन हमने अभी किया है डायमेंशन के बेसिस पे। लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि अभी पीछे जब एग्जांपल हम देख रहे थे ना, तो साउंड जब वेव ट्रैवल प्रोपोगेट कर रहा था तो उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन जब स्ट्रिंग में वेव प्रोपोगेट कर रहा था तो उसके के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे। इसलिए डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे भी हमारे वेव का दो क्लासिफिकेशन है, पहला है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स या लेटरल वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब है अगर वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करें तो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। और अगर वेव के प्रोपोगेशन के ही डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करें ना, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। जैसे ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। इसके अलावा वेव ऑन स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, साउंड वेव हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये जो कुछ भी बोला है मैंने, ये सब कुछ आगे लिखा हुआ है, आगे ध्यान से एक एक बातें हम लोग रीड करते हुए बढ़े, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पढ़ लेना। सबसे पहले हमें देखो मैकेनिकल वेव के बारे में लिखा होगा, मैं सब बातें लगभग मोटी मोटी बातें बोल चुका हूँ, फिर भी पढ़ते हुए चलते। मैकेनिकल वेव जिनके ट्रेवल होने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट हो, ऐसे वेव को क्या नाम दे देंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन में इलास्टिसिटी और डेंसिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ऐसे वेव को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इलास्टिक वेव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास में क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव, जो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट हो सके, ये नहीं कि मीडियम नहीं होगा तो प्रोपोगेट नहीं होगा, तब भी होगा। जैसे एग्जांपल लिखा लाइट वेव, रेडियो वेव, मैंने कहा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हमारा किसका एग्जांपल है, नॉन मैकेनिकल वेव का है। नॉन मैकेनिकल वेव जो होते हैं मीडियम रहेगा तब तो प्रोपोगेट करेगा ही करेगा, हाँ वैक्यूम क्रिएट कर दे तब भी ये प्रोपोगेट कर जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास में वन डायमेंशनल वेव का एग्जांपल मैं बोल चुका हूं ना, वेव ऑन स्ट्रिंग। टू डायमेंशनल वेव का एग्जांपल्स मैंने क्या बोला था, रिपल्स ऑन वाटर सरफेस। साउंड वेव का एग्जांपल में, सॉरी, थ्री डायमेंशनल वेव का एग्जांपल बोल चुका हूं, साउंड वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट वेव भी हमारा थ्री डायमेंशनल वेव का एग्जांपल है। एक बात और सुनना, अगर हमारे पास में फ्लूइड है तो फ्लूइड के जो टॉप लेयर होगा, जो टॉप सरफेस होगा ना, इस टॉप सरफेस पे मैं पूछूं हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होता है या ट्रांसवर्स वेव, तो फ्लूइड के टॉप सरफेस पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल और प्लस ट्रांसवर्स दोनों टाइप का वेव पॉसिबल है। और फ्लूइड के जो बल्क में लेयर है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब शेयरिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और शेयरिंग प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी, फ्लूइड लेयर्स के बीच में शेयरिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी बल्क में जो होगा नीचे टॉप सरफेस के अंदर के जो लेयर है इसमें हमेशा कौन सा वेव क्रिएट होगा, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर हमारे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है कोई, इसमें मैं पूछूं कैसा ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगा या लॉन्गिट्यूडनल, तो अगर मैं इस सिलेंडर के, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, अगर मैं हथौड़ा लूं और ऐसे मारूं, थार थार का देखना, थॉर का हथौड़ा, अगर मैं ऐसे मारूंगा ना हथौड़ा, ऐसे इंपल्स क्रिएट करूं, जर्क इस तरह क्रिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो वेव क्रिएट होगा वो कैसा वेव होगा, लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं यहाँ एज पे, कॉर्नर पे हथौड़ा मारूं ना थार का, थॉर का, तो क्या हो जाएगा, कौन सा वेव हमारा क्रिएट हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हमारा क्रिएट हो रहा होगा। यानी सॉलिड में हमारा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव क्रिएट हो सकते हैं, फ्लूइड के टॉप लेयर पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों क्रिएट हो सकता है, लेकिन फ्लूइड के बल्क में किसी भी लेयर में हमारा कौन सा वेव क्रिएट होगा, बल्क में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव शेयरिंग प्रॉपर्टी की वजह से आता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग एस वेव भी कह देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा ना, व्यू में कह रहा था, और जब भी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है तो इसमें क्रस्ट और ट्रफ जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, जिन पार्टिकल का कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ना हो उन पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन कहेंगे। क्रस्ट क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रेस्ट। नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या नाम दे रहे होते हैं, ट्रफ। और ये सभी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने बताया था। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में एक बात और, जब हम लोग आगे साउंड वेव स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं ना। अच्छा, जब मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मीडियम के पार्टिकल पास, और कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां मीडियम के पार्टिकल दूर, यानी मुझे लग रहा है जहां मीडियम के पार्टिकल पास होंगे वहां मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और वहां डेंसिटी बढ़ने का मतलब वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां मीडियम के पार्टिकल दूर जा रहे होंगे ऑसिलेशन में, और जब दूर जा रहे होंगे तो वहां पार्टिकल की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। जहां पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाती है उसे कंप्रेशन पल्स कहते हैं, जहां पार्टिकल की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है उसे रेयर फ्रैक्शन पल्स कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा कंप्रेशन पल्स और रेयर फ्रैक्शन पल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। कंप्रेशन पल्स का मतलब जहां पार्टिकल ऑसिलेशन के टाइम पे पास पास में आ जाए वो रीजन हमारा कंप्रेशन पल्स का होगा, जहां पार्टिकल दूर दूर से जाए वो रीजन हमारा किसका होगा, रेयर फ्रैक्शन पल्स का रहने वाला है। तो ये है, और यानी जैसे मैं साउंड में बोल रहा हूं ना, जो साउंड वेव ट्रेवल हो रहा होगा वो कंप्रेशन पल्स, रेयर फ्रैक्शन पल्स, कंप्रेशन पल्स, रेयर फ्रैक्शन पल्स के फॉर्म में लगातार ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है ना, इस बात को मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। हाँ, इतना आइडिया लग गया है कि कंप्रेशन पल्स और एयर फ्रैक्शन पल्स में प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेशन पल्स में इंक्रीज प्रेशर या डेंसिटी, और एयर फ्रैक्शन पल्स में प्रेशर या डेंसिटी हमारा क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ये हमने वेव का इंट्रोडक्शन देख लिया है, और वेव के इंट्रोडक्शन के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन भी कर लिया है कि वेव का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। अब हमें इस चैप्टर में मेनली दो पार्ट डिस्कस करना है। ट्रांसवर्स वेव के नाम पे हमें वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ना है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम पे हमें साउंड वेव पढ़ना है। वैसे जे एडवांस वगैरह की जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे ना, तो ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट वेव ऑन स्ट्रिंग एक अलग चैप्टर पढ़ते थे, साउंड वेव एक अलग चैप्टर पढ़ते थे। लेकिन क्योंकि नीट में मैंने स्टार्टिंग में कहा वेटेज क्या है, एक ही क्वेश्चन का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले ट्रांसवर्स वेव यानी वेव ऑन स्ट्रिंग ही पढ़े, पर इसी चैप्टर में मैं आखिरी में थोड़ा कंपेयर करके भी पढ़ा दूंगा, थोड़ा फास्ट हो, हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा ना बने, क्योंकि सवाल तो आना एक ही है। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म है, छोटे छोटे टर्म है, ऐसे सभी टर्म हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। कहाँ पर,
थोड़े थोड़े टर्म एसएचएम में नाम सुना होगा, कुछ नए टर्म है वो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म हमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं बोलते हुए बढ़ रहा हूँ आगे ताकि थ्योरी वाले पॉइंट्स हमारे थोड़े फास्ट हो। सबसे पहला टर्म हमें क्या डिफाइन करना है, वेवलेंथ। अभी अगर ध्यान दिया हो, मैंने कहा था जब कभी भी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है ना, तो क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में लगातार ट्रेवल करता रहता है, तो वेवलेंथ कहते हैं किन्हीं भी दो कंजेकेटिव, दो लगातार क्रस्ट, दो लगातार ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, वही हमारा क्या होता है, वेवलेंथ। जैसे हमारे पास में एक ये क्रस्ट एक ये क्रस्ट, इनके बीच का जो सेपरेशन, यही वेवलेंथ यानी लेमडा। एक ये ट्रफ एक ये ट्रफ, कंजेकेटिव क्रस्ट या कंजेकेटिव ट्रफ के बीच का सेपरेशन क्या होगा, वेवलेंथ होगा। सुनते रहेंगे सभी लोग ध्यान से। अच्छा, ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। मैं अगर बात करूं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के, दो कंजेकेटिव मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन ले तो उनके बीच का सेपरेशन क्या रहेगा, लेमडा बाई 2 रहने वाला है। अगर मैं बात करूं एक क्रस्ट लूं और उसका अगला ट्रफ होगा, क्रस्ट के बाद क्रस्ट नहीं, क्रस्ट के बाद क्या आएगा, ट्रफ, तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का भी सेपरेशन हमारा क्या रहेगा, लेमडा बाई 2 ही रहने वाला है। मैं अगर बात करूं ट्रफ और क्रस्ट के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो भी क्या रहने वाला है, लेमडा बाई 2। इक्विलिब्रियम के बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो भी कितना रहेगा, लेमडा बाई 2। मैं अगर बात करूं क्रस्ट और इक्विलिब्रियम के बीच का सेपरेशन तो लेमडा बाई 4। इक्विलिब्रियम और ट्रफ के बीच का भी सेपरेशन कितना, लेमडा बाई 4। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, जे मेंस में लास्ट ईयर सवाल आया है, ये क्रस्ट ट्रफ मुझे दिख रहा है, मैं कहूं मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करो, आगे होगा स्लाइड में हम लोग क्वेश्चन करेंगे भी, पर मेंस में क्वेश्चन आ चुका, छोटा सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि मिनिमम सेपरेशन उन दो पार्टिकल के बीच में कैलकुलेट करो जिन दो पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। लास्ट ईयर जे मेंस में आया सवाल क्या था कि मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करो उन दो पार्टिकल के बीच में कैलकुलेट करो जिन दो पार्टिकल की स्पीड क्या रहे, सेम। अब देखते रहना मैं कैसे बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं जरा सोच के देखो, अगर एक ये पार्टिकल ले लो नेगेटिव एक्सट्रीम, इसका स्पीड एक्सट्रीम पर 0, तो इससे वो कौन सा पास का पार्टिकल है जो इसके पास में मिले और उसका भी स्पीड 0 हो, तुम कहोगे सर क्रस्ट वाला। तो इनके बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2। मन में आ सकता है नहीं ये स्पेशल केस तो नहीं है, और देखो मैंने कहा चलो ये वाला पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन का। मीन पोजीशन के पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। अच्छा बताना, अगर इस पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसके जस्ट पास कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, तुम कहोगे सर अगले इक्विलिब्रियम पे इनके बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2। मन में आया, नहीं 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 सर, मैं ऐसे रैंडम कोई पार्टिकल लेता हूँ, ये मैंने कोई एक पार्टिकल लिया, अच्छा इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर, तो इस वाले पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर, इनके बीच का भी सेपरेशन कितना, लेमडा बाई 2। कोई भी रैंडम पार्टिकल हो, यानी मैं कहूंगा कि वो मिनिमम सेपरेशन अगर पूछा जाए सेम वेलोसिटी के दो पार्टिकल के बीच में तो कितना रहेगा, हमेशा लेमडा बाई 2। लास्ट ईयर मेंस में आ चुका, वो छोटी सी बात थी, सवाल हम लोग कर पाएंगे, आगे है करेंगे भी। तो फर्स्ट टर्म हमने क्या डिफाइन किया, वेवलेंथ। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। एसएचएम में ये सारे टर्म डिफाइन हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ, एक बात हो, जब वेव फ्लो कर रहा है ना, तो एक वेवलेंथ ट्रेवल होने में जितना जो शेप ऑफ स्ट्रिंग होगा ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वन पल्स कह देते हैं। वन पल्स किसे कहेंगे, वन साइकिल किसे कहेंगे, तो वो सेपरेशन, वो पार्ट ऑफ वेव, वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो एक वेवलेंथ के अंडर आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, वन साइकिल या वन पर। अच्छा मन में आए, चलो एक डेफिनेशन में और देता हूं वेवलेंथ का। अच्छा, वेवलेंथ का एक दूसरे तरीके से डेफिनेशन सुनना। वेवलेंथ जिस इंटरवल ऑफ टाइम में, अच्छा बताना, जब वेव ट्रेवल कर रहा है तो ये सभी पार्टिकल क्या करते रहते हैं, जो मीडियम के स्ट्रिंग के पार्टिकल ऑसिलेट यानी एसएचएम करते रहेंगे। तो उसके बेसिस पर अगर मैं डेफिनेशन दूं, जितने टाइम में मीडियम का कोई एक पार्टिकल एक राउंड एक साइकिल कंप्लीट करेगा ना, उतने देर में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। क्या मैं कह रहा हूं, जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल मैं उठाया हूं, अब ये पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, अब ये वाला पार्टिकल जितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट करेगा उतने टाइम में वेव जितना आगे की तरफ प्रोपोगेट हो जाएगी वही डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। यानी अच्छा यही टाइम को तो शायद टाइम पीरियड कह रहे थे, यानी टाइम पीरियड में जो वेव प्रोपोगेशन करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, वेवलेंथ।
अगर मैं ध्यान दूं वेलोसिटी ऑफ वेव का भी फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहां से मैं एक फार्मूला लिख सकता हूं लेमडा बाई टाइम पीरियड। अच्छा बताना फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन मैंने क्या दिया कि पर सेकेंड नंबर ऑफ पल्स जो क्रिएट होंगे वही हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के रटे रटाए फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू 1/t, तो यहाँ फार्मूला वेलोसिटी ऑफ वेव को लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या, टाइम पीरियड। बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है। टाइम पीरियड क्या होगा, तो जितने टाइम में हमारा वेव एक पल्स क्रिएट करेगा वही टाइम हमारा क्या हो जाता है टाइम पीरियड, या जितने टाइम में हमारे मीडियम का एक पार्टिकल एक राउंड कंप्लीट करेगा ना ऑसिलेशन का या सिस्टम का, वही टाइम हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड रहने वाला है। आगे बढ़े, लेक्चर बड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए थोड़ा फास्ट देख रहे हैं, थियरी है लिखा हुआ, आराम से पढ़ते हुए चलना। अच्छा एम्पलीट्यूड क्या है, तो जब कभी भी वेव ट्रेवल होता है ना तो मीन पोजीशन से, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम का मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम का डिस्टेंस हो या नेगेटिव एक्सट्रीम का डिस्टेंस हो, वही हमारा क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन का हो या नेगेटिव डायरेक्शन का हो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट वेव का नहीं, जो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उस मीडियम के पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा क्या रहने वाला है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये सब सर्कुलर मोशन से हम लोग फार्मूला, सर्कुलर मोशन में जो काम एंगुलर वेलोसिटी का था एसएचएम या वेव में, वही काम किसका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी है हमारे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेज क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं ना, लेकिन एक बार फिर भी सुनते हुए चलो। फेज क्या है, जब कभी भी किसी को हम लोग जब भी कोई हार्मोनिक इक्वेशन लिखा, हार्मोनिक इक्वेशन मैंने एसएचएम में बताया होगा। हार्मोनिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, साइन या कॉस का फंक्शन आए और एंगल में ओमेगा जो रहे ना वो भी क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो एक हार्मोनिक फंक्शन में जो साइन या कॉस का एंगल होता है ना, यही सी एंगल को मैं क्या नाम दे देता हूँ फेज कहता हूँ। फेज बेसिकली कब यूज होता है, तो हमने एसी वगैरह में पढ़ा भी होगा, जब कभी भी हमें साइनोसोडियल फंक्शन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होता है ना, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग किससे डिसाइड करते हैं फेज से डिसाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एंगुलर वेव नंबर के। अच्छा एंगुलर वेव नंबर क्या होगा, तो एंगुलर वेव नंबर हमारे पास में होता है एक छोटा सा फार्मूला, के का फार्मूला 2 पाई बाई लेमडा। एंगुलर वेव नंबर का फार्मूला 2 पाई बाई लेमडा। और वेलोसिटी ऑफ वेव का एक और फार्मूला हमें याद रखना, डायरेक्टली रखना है, मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, आगे प्रूव भी करूंगा। वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फार्मूला भी याद किया था, लेमडा अपॉन टाइम पीरियड है, लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ वेव का दूसरा फार्मूला हम लोग क्या याद रखेंगे ओमेगा बाई के हमारा क्या है एंगुलर वेव नंबर। अच्छा दो टर्म यूज होते हैं, एक होता एंगुलर वेव नंबर और दूसरा होगा वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर का फार्मूला 2 पाई बाई लेमडा और वेव नंबर का फार्मूला है 1/लेमडा। वेव नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ वेव, कितने नंबर ऑफ वेव कलेक्ट हो पाएंगे यूनिट वेवलेंथ में, वो हमारा होता है वेवलेंथ, उसका फार्मूला है 1/लेमडा। ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव के ये दो फार्मूले मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूं, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन से हो गए। अब अगर सभी डेफिनेशन समझ में आए हैं ना सॉरी, हाँ तो एक छोटा सा ग्राफ है, ये ग्राफ जरा ध्यान देंगे। तो ग्राफ बनाना देखो किस किस में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और एंगुलर वेव नंबर को देखो नोटेशन क्या दिया था न्यू बार। मन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 2 पाई बाई टी। एंगुलर वेव नंबर जब भी ग्राफ बनाना हो तो रिलेशन तो पता होना चाहिए। एंगुलर वेव नंबर अभी लिखा था 1/लेमडा, यही था ना एंगुलर वेव नंबर 1/लेमडा। दोनों को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करो देखो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन एंगुलर वेव नंबर कितना बनेगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई टी अपॉन 1/लेमडा लिखेंगे, लेमडा ऊपर। अच्छा लेमडा बाई टी वेलोसिटी ऑफ वेव, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया 2 पाई वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू एंगुलर वेव नंबर। अच्छा बताना वेलोसिटी ऑफ वेव, अभी मैंने कहा था यूनिफॉर्म रहता है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, तो क्या यहाँ कितने वेरिएबल, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी दूसरा एंगुलर वेव नंबर, तो क्या ग्राफ बनाया जा सकता, हाँ। और जब कभी भी ग्राफ बनाना हो हम लोग पावर से करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा ओमेगा का पावर 1 एंगुलर वेव नंबर का पावर 1, ग्राफ कैसा
स्ट्रेट लाइन है तो इसको किससे कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। स्लोप हमारा कितना आ गया 2 पाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव, और c कितना आ गया 0। अच्छा स्लोप पॉजिटिव यानी एंगल एक्यूट बनेगा, y इंटरसेप्ट 0 यानी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारा जो ग्राफ बनकर आ रहा है ना, एक छोटा सा ग्राफ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है वेव का। वेव का इंट्रोडक्शन होने के बाद में अब हम लोग कुछ एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, जो डेफिनेशन छोटे छोटे पढ़े हैं उन्हीं डेफिनेशन पे देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी में फार्मूला हिंट देते हुए चलूंगा, सॉल्व करने छोटे छोटे सवाल है। फ्रीक्वेंसी हमें कितना गिवन है 500 हर्ट्ज, इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है 360 मीटर पर सेकेंड। वेव लेंथ पूछा है ना, अभी देखो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला आ गया v बाई एफ। यहां वैल्यू पुट करेंगे, एक लाइन में सॉल्व करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करें, देखें क्या है। हाँ सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दें क्या लिखा हुआ है, अ थंडर टैप इज हर्ड 7.5 सेकंड आफ्टर द लाइटिंग, यानी क्या कह रहा, थंडर टाइप के आने के बाद में 7.5 सेकंड के बाद में वो लाइट हमें फील हो रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैश, मुझे फ्लैश का जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जब स्पीड ऑफ साउंड हमारा कितना है, जब बादल गरजते हैं ना बेसिकली वो। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मुझे 330 दिया, टाइम दिया, यहाँ टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एक एक लाइन के क्वेश्चन, मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान दें हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ एंगुलर वेव नंबर इज गिवन। अच्छा एंगुलर वेव नंबर को हम लोग क्या लिख रहे थे, के हमारा कितना है 6 लेमडा। फाइंड आउट वेवलेंथ, यहाँ लेमडा वेवलेंथ नहीं है, नहीं कहा, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एंगुलर वेव नंबर पता हो तो वेवलेंथ निकालने के लिए फार्मूला 2 पाई बाई वेवलेंथ यानी लेमडा डैश लिख दिया। तो हमारा जो वेवलेंथ लेमडा डैश आया है वो आ जाएगा 2 से कटेगा पाई अपॉन 3 लेमडा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताना, वेलोसिटी ऑफ वेव हमें पता है कितना 300, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव पता है, के पता है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का एक फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओमेगा बाई के। यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर आ गया तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा टाइम पीरियड भी। सिर्फ छोटे छोटे फार्मूले जो है ना उन पे कमांड रहे फटाफट हम लोग यूज कर पाए, ये सवाल सिर्फ इसीलिए है, इंट्रोडक्शन के पार्ट है। हाँ नेक्स्ट देखें, अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेव का इंट्रोडक्शन देख लिया है, वेव होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या होगा, उसमें थोड़ा बहुत हमने ट्रांसवर्स वेव स्टार्ट करके उसमें छोटे छोटे डिफाइंड टर्म जो डेफिनेशन देने थे वो हमने दे दिया। अगली क्लास से फॉर्मली हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और अगली क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑन स्ट्रिंग में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखने की कोशिश, भरपूर कोशिश करेंगे एकदम, ठीक है। तो एसएचएम और वेव कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।